हेलो दोस्तों, सीडीपी के मॉक टेस्ट में आप लोगों का वेलकम है, स्वागत है, खैर मकदम है। आज हम लोगों के मॉक टेस्ट की तीसरी क्लास है। इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेते हैं और उसका डिटेल डिस्कशन उर्दू मीडियम के स्टूडेंट को देखते हुए और इसी के साथ साथ हिंदी मीडियम दोनों मीडियम के स्टूडेंट को देख करके डिस्कशन दोनों ज़ुबान में होगा। हम लोग हर एक ऑप्शन को समझेंगे और उसकी टर्मिनोलॉजी को भी देखेंगे और इस क्वेश्चन के ज़रिए उस थ्योरी के बारे में डिटेल डिस्कशन भी करेंगे, क्योंकि अगर हम लोग इस तरह से पढ़ते हैं तो हमारी जो थ्योरी है उसका भी रिवीजन आ जाएगा, क्योंकि सीटेट का सिलेबस जो है वो लिमिटेड है। बस इसी तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं और इसी तरह के आते भी हैं, बस ये कि उसकी लैंग्वेज बदली हुई होती है। थोड़ा सा आजकल डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ गया है, थोड़ा घुमा करके पूछते हैं, लेकिन सिलेबस वही है। तो डिटेल से हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है कि पहला क्वेश्चन जो हम लोगों का है ये एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट में कहा जा रहा है एन इम्पोर्टेंट प्री कंडीशन फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड एंश्योरिंग हर हिज हेल्दी फिजिकल डेवलपमेंट। इसमें पूछा जा रहा है बच्चों का जो डेवलपमेंट है। आपको मालूम है कि डेवलपमेंट के बहुत सारे डोमेन हैं, उसमें से फिजिकल डेवलपमेंट को क्यों ज़रूरी माना गया है कि अगर फिजिकल डेवलपमेंट नहीं होगा और सारा डेवलपमेंट उसको प्रभावित करेगा, उसको मुतासिर करेगा। ऐसा क्यों है? ऐसा इम्पोर्टेंट प्री कंडीशन क्यों बनाई गई है कि जब तक इसका डेवलपमेंट नहीं होगा तब तक और चीज़ों का डेवलपमेंट नहीं माना जाएगा। क्यों है? पहला ऑप्शन यह है इट एंश्योर एज फिजिकल डेवलपमेंट does not affect other domains of development in any way। क्या ये ऑप्शन होगा? दूसरा ऑप्शन क्या है? मे बी इनकरेक्ट एज डेवलपमेंट वरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, यानी व्यक्ति टू व्यक्ति, यानी इंसान टू इंसान एक वेरी करता है, यानी ये डिफरेंस होता है। तीसरा पूछा गया है इज ट्रू बिकॉज फिजिकल डेवलपमेंट occupies the topmost place in the sequence of development, क्योंकि डेवलपमेंट के सीक्वेंस में सबसे ऊपर होता है फिजिकल डेवलपमेंट। क्या ये है? इज ट्रू बिकॉज फिजिकल डेवलपमेंट इज इंटर रिलेटेड विथ अदर डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। क्योंकि इसलिए सही है क्योंकि फिजिकल डेवलपमेंट और सारे डेवलपमेंट के जो डोमेन्स हैं उससे इंटर रिलेटेड है। देखिए चारों ऑप्शन में से सबसे बेहतर ऑप्शन आपका डी है। अब हम देखते हैं डी ऑप्शन क्यों है। देखिए क्योंकि फिजिकल डेवलपमेंट सारे डेवलपमेंट के जो डोमेन हैं उससे इंटर रिलेटेड है। डेवलपमेंट के कितने डोमेन हैं हमने पढ़ रखा है, किससे? PCSE। किससे पढ़ रखा है? PCSE। एक ट्रिक के जरिए देखा है, PCSE। PCS आप याद रखिएगा, ISPCS का एग्जाम होता है। P से फिजिकल, C से यानी कॉग्निटिव और S से सोशल, E से इमोशनल। ये आपके चार डोमेन हैं डेवलपमेंट के, नशोनुमा के विकास के। ठीक है, तो इसमें फिजिकल डेवलपमेंट इन तीनों डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है। आप देखेंगे अगर किसी का जिस्मानी नशोनुमा ठीक से नहीं हुई, वो ठीक से नहीं रहता, वो बीमार रहता है, उसका डेवलपमेंट नहीं, तो क्या उसका दिमाग चलेगा? आप जिस दिन खाना ना खाए रहें, पढ़ने बैठेंगे तब भी आपका दिमाग नहीं चलेगा। तो ये चीज़ सही है। इसीलिए आप देखेंगे कि जो स्कूलों में मिड डे मील पॉलिसी चलती है कि बच्चों को दोपहर का खाना मिले, ताकि बच्चे जब हेल्दी रहेंगे, सेहतमंद रहेंगे तो सही से अपनी पढ़ाई भी कर पाएंगे। तो ये चीज़ सही है, यानी ये प्री कंडीशन है किस चीज़ की? फिजिकल डेवलपमेंट के लिए, कि फॉर द प्रॉपर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड एंश्योरिंग हिज हर हेल्दी फिजिकल डेवलपमेंट। सही बात है।
जब तक हेल्दी फिजिकल डेवलपमेंट नहीं होगा तब तक और सारा डेवलपमेंट नहीं हो सकता, उसको प्रभावित करेगा। तो ये ऑप्शन सही है, कौन सा, डी वाला। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दूसरा देखिए, अब हमने एक क्वेश्चन के जरिए डेवलपमेंट के सारे डोमेन को देख लिया। दूसरा क्या है, दूसरा क्वेश्चन है क्रिस्टीना। क्रिस्टीना किसी का नाम है। टुक हर क्लास फॉर अ फील्ड ट्रिप, यानी अपनी क्लास को ले जा रही है फील्ड ट्रिप पे। फील्ड ट्रिप का मतलब है कि किसी कोई जगह दिखाने के लिए ले जा रही है। जैसे आप देखेंगे जो बच्चों की जब एनवायरनमेंट की क्लास होती है या साइंस की, सोशल साइंस की, तो कभी कभी बच्चों को चिड़ियाघर ले जाते हैं या कोई तारीखी इमारत दिखाने ले जाते हैं। ठीक है, उसी को कहते हैं फील्ड ट्रिप। ठीक है, आफ्टर कमिंग बैक, यानी वापस आने के बाद, शी डिस्कस्ड द ट्रिप विथ हर स्टूडेंट्स, यानी अपने तलबा के साथ, अपने विद्यार्थी के साथ क्या करती है, वो डिस्कस करती है ट्रिप के बारे में, यानी जो उसने यात्रा की है, जो सैर यानी तफरीह पर गई थी, उसके बारे में डिस्कस करती है। इट मे बी कोनोटेटेड एज, यानी ये किस चीज़ को, किस चीज़ के आंकने के लिए सही है, बताइए। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, क्या है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, यानी फील्ड ट्रिप से आने के बाद जो बच्चों से डिस्कस कर रही है, बच्चों से टीचर जो है सवाल पूछ रही है, एक क्या चीज़ जानना चाह रही है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग है या असेसमेंट फॉर लर्निंग है। और लर्निंग फॉर असेसमेंट, देखिए लर्निंग फॉर असेसमेंट हमने नहीं पढ़ा है, ये तो हम काट देंगे। और लर्निंग ऑफ असेसमेंट ये भी नहीं पढ़ा है। हमने पढ़ा है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग। ठीक है, इस तरह से हमने पढ़ रखा है। तो यहाँ कौन सा असेसमेंट होगा, देखिए यहाँ आपका असेसमेंट होगा असेसमेंट ऑफ लर्निंग, यानी अधिगम का आकलन। क्या कहेंगे, अधिगम का आकलन। तो अभी क्यों है, क्योंकि देखिए टीचर ट्रिप से आ चुकी है, आने के बाद बच्चों के जानना चाह रही है कि जो कुछ मैंने दिखाया क्या बच्चे उसका ऑब्जर्व सही से कर पाए कि नहीं। ठीक है, इसलिए असेसमेंट ऑफ लर्निंग। और असेसमेंट फॉर लर्निंग का क्या मतलब है, अभी वो ट्रिप पे है, ट्रिप के दौरान ही कोई क्वेश्चन कर रही, तो जो है असेसमेंट फॉर लर्निंग ये सही हो सकता था। तो ये असेसमेंट ऑफ लर्निंग यानी अधिगम का आकलन। अधिगम जिसको आप कहते हैं आमोजिश का आकलन के लिए अंदाज़े कद्र। ठीक है, तो आगे चलते हैं, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तीसरा क्या है, तीसरा स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट क्या है, मेन आर जनरली मोर इंटेलिजेंट देन वीमेन। कहा जा रहा है कि मेन यानी पुरुष, जिसको आप कहेंगे कि मर्द यानी मेल, मेन वीमेन यानी महिलाओं से यानी औरतों से, यानी मर्द औरतों से ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, ज़्यादा बुद्धिमान होता है, ज़्यादा ज़हीन होता है। ये क्या, किस चीज़ को दर्शाता है, क्या है, इस ट्रू, क्या ये चीज़ सच है कि इंसान में जो पुरुष हैं, जो मेल हैं, वो ज़्यादा ज़हीन होते हैं वीमेन से। मे बी ट्रू, क्या ये ट्रू हो सकता है। शोज जेंडर बायस, यानी लिंग पूर्वाग्रह को दिखाता है, यानी पक्षपात को दिखाता है। तीसरा क्या है, इज ट्रू फॉर डिफरेंट डोमेन्स ऑफ इंटेलिजेंस। देखिए इसका सही आंसर आपका सी वाला होगा। आपने अपने सिलेबस में बीएड में हो या डीएलएड के हो, उसमें आपने पढ़ रखा होगा जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी एक सब्जेक्ट है, उसमें दो चीज़ आती है, इसको आप समझ लीजिए। एक आती है सेक्स, दूसरा क्या आता है, जेंडर। सेक्स क्या है, ये बायोलॉजिकल है, यानी एक मर्द एक औरत में कुछ चीज़ें डिफरेंस हैं जो कि ऊपर वाले ने, जो कि अल्लाह ने बनाया है, ये चीज़ बायोलॉजिकल है। ये बायोलॉजिकल है।
जेंडर जिसको आप लिंग कहते हैं, ठीक है, ये क्या है, ये सोशल कंस्ट्रक्ट है, यानी इसको समाज ने बनाया है। सोशल कंस्ट्रक्ट है, यानी इस चीज को समाज ने बनाया है। तो जैसे कहा जाए कि मर्द औरत से ज़्यादा ज़हीन होते हैं, ये क्या है, ये जेंडर बायसनेस, ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, सर्वे में ऐसी चीज़ अभी मिली नहीं है कि औरत को जहन कम होता है मर्द से ज़्यादा। ये क्या है, ये जेंडर बायसनेस, यानी ये पहले से आपने अपने दिमाग में बिठा लिया है कि औरत है तो कम जहीन होगी। इसी की तरह यानी जेंडर में सोशल कंस्ट्रक्ट, यानी समाज ने इस चीज़ को मान लिया है। और इसी के साथ जैसे कहा जाता है कि औरत है तो घर का काम करेगी, मर्द हैं तो बाहर का काम करेंगे, क्योंकि मर्द औरत बाहर का काम कर ही नहीं सकती। ऐसा नहीं है, ऐसा प्रूफ नहीं है, क्योंकि इन औरतों को, क्योंकि जो लेडीज़ हैं उनको, फीमेल को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली, उनको अवसर नहीं मिला, उनको मौका नहीं मिला। अगर उनको मौका, आजकल देखिए हर फील्ड में औरतें आगे जा रही हैं, क्यों, क्योंकि उनको मौका मिल रहा है। अब पीढ़ी दर पीढ़ी उनको मौका नहीं मिला, इसलिए मान लिया गया कि वो बाहर का काम ही नहीं कर सकती। मर्द है तो बाहर का करेगा, औरत है तो घर का करेगी। तो इस तरह का मान लेना जेंडर बायसनेस को दिखाता है। इसी तरह बायस के साथ एक वर्ड हो सकता है इसी साल आ जाए, एक आता है स्टेरियोटाइप। क्या आता है, स्टेरियोटाइप, यानी रूढ़िबद्ध, यानी तासुब परस्त, कोई चीज़ पहले ही से आप तासुब रख ले, औरत है ये काम नहीं कर पाएगी। कैसे भाई, आपने इस पर तो रिसर्च किया नहीं है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, बस जो सेक्स है ये जो है प्राकृतिक है, ये बायोलॉजिकल है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जेंडर इसको समाज ने बनाया है। इस पर हर साल 1 से 2 क्वेश्चन आपके सीटेट में आते ही आते हैं, तो समझ गए होंगे। इस तरह का लफ्ज़ आया तो जेंडर बायसनेस है, जेंडर स्टेरियोटाइप है, ठीक है। आगे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि मेन पर्पस ऑफ असेसमेंट शुड बी। असेसमेंट जिसको हम कह सकते हैं आकलन। आप क्लास लेते हैं, क्लास लेने के बाद कुछ पूछते हो, क्या असेसमेंट है। असेसमेंट की 2 किस्में हमने पढ़ रखी है, एक असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, एक होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, एक होता है समेटिव असेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ असेसमेंट जो लिया जाता है, असेसमेंट जो किया जाता है, उसका मेन पर्पस क्या है, उनका मेन मकसद क्या है, बताइए। असेसमेंट का मेन मकसद क्या है, टू पॉइंट आउट द एरर्स ऑफ लर्नर, यानी सीखने वाले की गलती निकालना। भाई अब गलती निकालने के लिए असेसमेंट करेंगे तो गलत है। टू मीज़र द अचीवमेंट ऑफ लर्नर, यानी सीखने वाले की जो उपलब्धि है, जो हुसूलियाबी है, उसको नापना। ये थोड़ा सही लगता है, आगे चलते हैं, देखते हैं। टू डिसाइड इफ़ अ स्टूडेंट शुड बी प्रमोटेड टू द नेक्स्ट क्लास, क्या स्टूडेंट को अगली क्लास में प्रमोट किया जा सकता है, इसको चेक करने के लिए असेसमेंट किया जाता है। ये भी थोड़ा सही लगता है, आगे देखते हैं। टू डायग्नोस एंड रिमेडी गैप्स इन लर्निंग, यानी डायग्नोस करना। डायग्नोस का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का पता लगाना, ठीक है, और उसके बाद रिमेडी, यानी पता लगाने के बाद उसका इलाज करना, रिमेडी गैप इन लर्निंग। देखिए इसमें से ए भी सही लग रहा, ए भी सही लग रहा, ए भी सही लग रहा। अगर असेसमेंट की जगह इवेल्युएशन लिख के आ जाता तो आपका ए वाला होता, सी वाला ऑप्शन सही होता। यानी इवेल्युएशन में क्या होता है, साल के एंड में होता है, जिसको आप कहते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग, यानी पूरे साल जो बच्चा पढ़ा है उसको उसका एग्ज़ाम लेकर के अगली जमात में, अगले क्लास में प्रमोट कर दिया जाता है। यहाँ सिर्फ असेसमेंट है, तो ये क्या है, फॉर्मेटिव असेसमेंट का हिस्सा है। असेसमेंट इसलिए लिया जाता है ताकि डायग्नोस कर सके, यानी पता लगा सके, क्या कर सके, पता लगा सके कि जो पढ़ाया गया है उसमें कहाँ कमी रह गई है, उसको पता लगा करके फिर रिमेडियल टीचिंग की जाती है, यानी उसके मुताबिक उसका इलाज किया जाता है। जो कंसेप्ट बच्चा नहीं समझ पाया है उसको समझाने की कोशिश की जाती है, ठीक है। तो डायग्नोस, पहले डायग्नोस करेंगे। आप जाएंगे, आपको बुखार है,
तो डॉक्टर क्या करेगा, पहले आपका ब्लड टेस्ट लेगा, क्योंकि वो पता लगाने की कोशिश करेगा जब बुखार किस वजह से है, क्या चिकनगुनिया की वजह से है, कि मलेरिया की वजह से है, कि डेंगू का लक्षण है, क्या और कोई ऐसा है वायरल इन्फेक्शन है, क्या है, तो उसका पता लगा करके फिर उसके मुताबिक आपको एंटीबायोटिक देगा या बुखार की दवा देगा। ठीक है, तो इसी तरह है टीचर असेसमेंट क्यों करता है, ताकि डायग्नोस कर सके, डायग्नोस करने के बाद रेमेडी यानी उसका इलाज कर सके। तो अगर ये ऑप्शन होगा तो सबसे सही यही माना जाएगा, डी वाला। ठीक है, उम्मीद है कि क्लास समझ में आ रही होगी। अगर आपको समझ में आ रही तो थोड़ा सा लाइक भी करें, कमेंट में भी लिखें, नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने अपना बीएड हिंदी मीडियम या इसी के साथ उर्दू मीडियम में किया हो तो इस डिस्कशन के ज़रिए आपको बिल्कुल समझ में आएगा। चलिए आगे चलते हैं। पांचवा क्या है, पांचवा भी आपका डेवलपमेंट के ऊपर है। कहा जा रहा है ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास जिसको कहते हैं इंसानी नशोनुमा, इस बेस्ड ऑन द सर्टेन प्रिंसिपल्स, यानी डेवलपमेंट के अलग अलग प्रिंसिपल्स हैं जिसको आप उसूल कहते हैं, जिसको आप सिद्धांत कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी इंसानी नशोनुमा के इसमें से कौन से उसूल यानी सिद्धांत नहीं है। कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी जो चीज़ यानी निरंतरता यानी निरंतर यानी लगातार चलता है। सिक्वेंशियलिटी, सीक्वेंस यानी जो चीज़ स्टेप बाय स्टेप चलता है। और जनरल टू स्पेसिफिक यानी सामान्य से विशेष की जानिब। और रिवर्सिबल, रिवर्सिबल यानी कोई चीज़ उलट जाए। ठीक है, जहां आप पहले हैं फिर बीच में आप बैक यानी बैक गियर लग जाए। बताइए इसमें से कौन है। इसमें से अगर आपने थोड़ा सा डेवलपमेंट के प्रिंसिपल को पढ़ा है तो इस चीज़ पे फौरन जाएगा रिवर्सिबल, यानी डेवलपमेंट में बैक गियर नहीं लगता। ऐसा नहीं है कि आप 10 साल के हो गए जो आपका जहन या आपकी जो लॉजिक है तो फिर आप फिर 11 साल के होंगे तो 5 साल के बच्चों की तरह जहन हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। यानी बैक गियर नहीं लगता है डेवलपमेंट में। ठीक है, और कंटिन्यूटी हमने पढ़ रखा है ओम से टोम तक, ओम से, यानी डेवलपमेंट कहाँ से चलता है, यानी गर्भ से कब्र तक, यानी हमल से यानी जब बच्चा माँ के पेट में है तभी से कहाँ तक, कब्र तक यानी मौत तक। सीक्वेंस आपको पता है सीक्वेंस से होता है ना, पहले क्या आएगा, पहले इन्फेंसी स्टेज आएगी, इन्फेंसी के बाद चाइल्डहुड आएगा। पहले बच्चा क्या है, पहले बच्चा चलता है कैसे, घिसट करके, फिर थोड़ा सा चल करके धीरे धीरे चलना शुरू करना, चलने के बाद में दौड़ने लगता है। तो ये क्या सीक्वेंस से तो हुआ, ऐसा थोड़ी पैदा होते ही बच्चा दौड़ने लगे। तो ये क्या है, सीक्वेंशियलिटी, ये भी डेवलपमेंट का एक उसूल है। और इसी के साथ जनरल टू स्पेसिफिक, आप देखेंगे बच्चे को, जब बच्चा पैदा होता है, छोटा बच्चा है 6 महीने 7 महीने, अगर आप उसको एक पेन देंगे तो क्या करेगा, वो पूरे हाथ से पकड़ेगा। क्यों, क्योंकि सोचता अगर ऐसे नहीं पकड़ेंगे वो चीज़ें चली जाएंगी। कोई भी चीज़ आप पकड़ा कर देखिए पूरे हाथ से, तो क्या करेगा, ये जनरल है। हालांकि एक पेन है, छोटी चीज़, उसको 2 उंगली से भी पकड़ सकता था, लेकिन पहले जनरल है, फिर बाद में स्पेसिफिक, फिर जब बड़ा होता सोचता है इसको 1 उंगली से 2 उंगली से पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, जनरल टू स्पेसिफिक, ये भी डेवलपमेंट का एक उसूल है, एक प्रिंसिपल है, लेकिन ये बैक गियर नहीं लगता डेवलपमेंट में। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, इसमें से कौन सा एक डेवलपमेंट का उसूल नहीं है, बताइए। देखिए जहां भी ऑप्शन में नॉट आ जाए, क्या आ जाए, नॉट आ जाए, तो आप जरूर जहन में रखिएगा। नॉट आ जाए तो आप ज़रूर थोड़ा सा जहन लगा लिए कि नॉट आ गया है तो कुछ तो गड़बड़ है। कहा गया कि नहीं है, इससे पहले भी पूछा गया था नहीं है। देखिए पहला क्या है, डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस बाय बोथ, यानी हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट।
डेवलपमेंट क्या प्रभावित होता है, मुतासिर होता है किससे, हेरिडिटी से यानी आनुवांशिकता से, और एनवायरनमेंट यानी वातावरण से। क्या ऐसा है? देखिए, हेरिडिटी जिसको आप उर्दू में कहेंगे तवारुस, वरासत से, और एनवायरनमेंट यानी माहौल से, ये तो 100% है। डेवलपमेंट के दो मेजर फैक्टर हैं इंसान का डेवलपमेंट में, दो चीज़ बहुत ज़्यादा, एक हेरिडिटी, एक एनवायरनमेंट। हेरिडिटी, कुछ चीज़ों में हेरिडिटी ज़्यादा पाई जाती है। हेरिडिटी जैसे आप देखेंगे, एक के बाल का कलर, किसी की हाइट, किसी का रंग, आँखों का कलर, और इसी तरह फेस कटिंग अक्सर उनके पेरेंट्स से मिलती है। ये क्या है? ये हेरिडिटी हुई। अच्छा, और एनवायरनमेंट यानी बहुत, दो लोग हैं, एक ही माँ बाप के हैं, लेकिन एक बच्चे को अच्छा एनवायरनमेंट मिला, अच्छा माहौल मिला, तो उसकी जहन, उसके सोचने की सलाहियत अलग होगी। अगर उसको एक दूसरे को नहीं मिला तो उसकी नहीं होगी। तो एनवायरनमेंट भी, दोनों मिलकर के मेजर फैक्टर अदा करते हैं। ठीक है। दूसरा क्या है? डेवलपमेंट इज़ यूनिवर्सल। यूनिवर्सल तो सही है, यानी यूनिवर्सल का मतलब होता है सार्वभौमिक। आप हिंदी में पढ़ोगे सार्वभौमिक, यानी पूरे विश्व में, पूरे जहान में डेवलपमेंट के उसूल सही है, सही बात है, कॉन्टिन्यूटी वाला, जनरल टू स्पेसिफिक एंड कल्चरल कंटेंट। लेकिन आगे जो कहा जा रहा है, कल्चरल कंटेंट्स डू नॉट इन्फ्लुएंस इट। क्या कल्चर उसको प्रभावित नहीं करते डेवलपमेंट को? ये चीज़ तो दिमाग में खटक रही है। कल्चर तो ज़रूर प्रभावित करेगा। आगे देख लेते हैं, डेवलपमेंट इज़ लाइफ लॉन्ग। ये चीज़ सही है। आप, मैंने बताया कि ओम से टोम तक डेवलपमेंट चलता है। डेवलपमेंट इज़ मोडिफिएबल, यानी परिवर्तनीय, एक रिवर्सिबल, वो तो गलत था, बैक गियर नहीं लगता। मोडिफिएबल, मोडिफिएबल का मतलब होता है क्या वो चेंज हो जाता है? हाँ, ये चीज़ सही है। जैसे पहले था कि आप छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाते थे, लेकिन बाद में आपने समझा कि गुस्सा होने से कोई फ़ायदा नहीं, अपना बीपी, शुगर सब कुछ बढ़ता है। अपने आप को कंट्रोल रखा, ठीक है, अपने आप को कंट्रोल कर लिया, और पहले जिस तरह से आप भड़क जाते थे अब नहीं भड़कते हैं। तो डेवलपमेंट मोडिफिएबल तो है। तो यहाँ मिला जुला करके ऑप्शन बी वाला सही होगा, यही नहीं। क्यों? कल्चरल कंटेंट तो इन्फ्लुएंस करते हैं, यहाँ कहाँ नॉट नहीं करते हैं, तो यही डेवलपमेंट का उसूल नहीं है, बी वाला सही होगा। चलिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स डज फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अकर एट अ रैपिड स्पेस। कहते हैं किस पीरियड में, हमने देखा डेवलपमेंट के अलग अलग पीरियड बांटे गए हैं। जैसे सबसे पहले इन्फेंसी है, इन्फेंसी कितना है? पैदाइश से 2 साल। उसके बाद क्या है होगा? अर्ली चाइल्डहुड, ये कब से है? 2 से 6 साल, 7 लिख दिया, 6। उसके बाद क्या है? लेटरल चाइल्डहुड, ये कितना है? ये माना जाता है 7 साल से 11 साल। उसके बाद एडोलेसेंस, ये क्या है? 12 से 18 साल। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने क्या माना है? इन्होंने माना है 10 से 19 साल। ठीक है, इस फैक्ट को आप थोड़ा सा याद रखिएगा। तो कहा जा रहा है कि ये क्या है? पीरियड हुए। डस नॉट फिजिकली ग्रोथ एंड, यानी डस फिजिकली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अकर एट अ रैपिड, यानी इसमें से किस स्टेज में, किस पीरियड में फिजिकल ग्रोथ यानी शारीरिक जिस्मानी डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा होता है? बताइए। मिडिल चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस, या एडोलेसेंस या अडल्टहुड, या इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड एंड मिडिल चाइल्डहुड, देखिए इसमें से सबसे ज़्यादा आएगा सी वाले में। बच्चों का जिस्मानी नशोनुमा सबसे ज़्यादा इन्फेंसी स्टेज में होगी। ठीक है,
इन्फेंसी स्टेज में सबसे ज़्यादा होगी जो है 0 से 2 साल तक। फिर अर्ली चाइल्डहुड यानी इब्तदाई जो बचपन है, अर्ली चाइल्डहुड, उसके बाद इसमें होगी। लेकिन एक सवाल अगर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है लैंग्वेज पेडागोजी में कि लैंग्वेज डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा बच्चों का किस स्टेज में होगा, दूसरे वाले में अर्ली चाइल्डहुड यानी 2 से 6 साल तक। सबसे ज़्यादा लैंग्वेज डेवलपमेंट किस में होगा, 2 से 6 साल तक। तो आपका सी ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं। Which of the following are examples of secondary socialization agency? सोशलाइजेशन आपके सिलेबस का हिस्सा है। सोशलाइजेशन के बहुत सारे एजेंसी हैं, बहुत सारे एजेंसीज हैं, ठीक है। तो उन एजेंसियों में कुछ एजेंसी जो है वो आपकी प्राइमरी एजेंसी हैं, कुछ आपकी एजेंसी सेकेंडरी एजेंसी है, ठीक है। तो कहा जा रहा है कौन से सेकेंडरी हैं। स्कूल मीडिया, स्कूल भी एक एजेंसी है। स्कूल से ज़रिए बच्चों का सोशलाइजेशन होता है, मीडिया के ज़रिए होता है, और इसी तरह नेबरहुड यानी आस पड़ोस से भी होता है। फैमिली से तो ज़रूरी होगा, बच्चा फैमिली में पलता बढ़ता है। इसी के साथ फ्रेंड, ये सब क्या हैं, ये सब सोशलाइजेशन के एजेंसी हैं। सोशलाइजेशन के एजेंसियों में उसके 2 हैं, एक प्राइमरी यानी पहला इब्तदाई, और दूसरा गौड़ जिसको आप कहते हैं सेकेंडरी यानी दूसरे दर्जे का, ठीक है। तो बताइए इसमें से कौन सा सही होगा। स्कूल एंड मीडिया, सेकेंडरी, स्कूल एंड मीडिया। देखिए एक चीज़ आप जहन में रखिएगा, स्कूल हमेशा सेकेंडरी होगा, ठीक है, और फैमिली यानी घर हमेशा क्या होगा, प्राइमरी होगा। इस चीज़ को आप जहन में रखिएगा। नेबरहुड को कभी कभी सीटेड सेकेंडरी भी मान सकता है, प्राइमरी भी मान सकता है, ठीक है। लेकिन जिस ऑप्शन में फैमिली आ जाए वो प्राइमरी रहेगी, जिस ऑप्शन में स्कूल आ जाए वो सेकेंडरी रहेगा, ठीक है। तो स्कूल किस में है, पहले में, तो पहला। स्कूल क्या है, सेकेंडरी। अगर फैमिली है तो प्राइमरी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे पूछा जा रहा है प्राइमरी कॉजेस ऑफ इंडिविजुअल वेरिएशन यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस। कहते हैं व्यक्तिगत जो भिन्नताएं पाई जाती हैं, जो इनफिरादी तौर पे इख्तिलाफ पाया जाता है बच्चों में, उसका बुनियादी, उसका प्राथमिक, उसका इब्तदाई रीज़न यानी उसका इब्तदाई वजह क्या है, किस लिए पाया जाता है, बताइए किस लिए पाया जाएगा। पहला ऑप्शन क्या है, द एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। क्या एनवायरमेंट की वजह से जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाया जाता है। आपको पता है 2 जुड़वा बच्चे एक साथ पैदा होते हैं फिर भी उसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाया जाता है। 2 बच्चे में एक साथ जहन, एक साथ दिलचस्पी, एक बच्चा किसी चीज़ को पसंद करता है, एक बच्चा किसी चीज़ को पसंद करता है, ये चीज़ पाया जाता है, ठीक है। क्या एनवायरमेंट इसका प्राइमरी काज है, या द कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले बिटवीन द हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, यानी हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट के बीच कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले यानी दोनों का आपस में जो जोड़ है, जो दोनों एक दूसरे पे डिपेंड हैं, क्या ये होता है। तीसरा क्या है, द जेनेटिक कोड रिसीव्ड बाय द इंडिविजुअल्स फ्रॉम द बर्थ पेरेंट्स, यानी पैदा करने वाले पेरेंट्स से यानी वालिदैन से जो इंडिविजुअल ने जो रिसीव यानी जो उनका जेनेटिक कोड उसने रिसीव किया है, क्या वो इन्फ्लुएंस करता है। कहते हैं द इनबॉर्न कैरेक्टरिस्टिक्स। बताइए, देखिए ये घुमा करके से पूछा गया है और कह रहा है कि क्या हेरिडिटी करती है। इनबॉर्न कैरेक्टरिस्टिक्स ए भी है, हेरिडिटी। इसमें ऑप्शन आपका आएगा बी वाला।
इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी वेरिएशन जो पाया जाता है वो किस वजह से पाया जाता है? एनवायरनमेंट एंड हेरिडिटी दोनों की वजह से। दोनों 50-50% रोल अदा करेंगे। बस एक ही कुछ फील्ड में हेरिडिटी, जैसे मैंने बताया कि किसी की हाइट है, किसी के यानी रंग है, किसी के आँख है यानी फेस कटिंग है, किसी के बाल का जो है कलर है, ये सब किस पे है? हेरिडिटी पे। लेकिन एनवायरनमेंट भी उसी के साथ बहुत सारी चीज़ों में मेजर फैक्टर अदा करता है। ठीक है, तो यहाँ आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या है? इमोशंस। इमोशन को क्या कहते हैं? जिसको आप हिंदी में कहेंगे भावनाएं, भावना, और उर्दू में क्या कहेंगे? जज्बा, जज्बात कहते हैं ना, जज्बात आपका। इमोशंस एंड कॉग्निशन। इमोशंस एंड कॉग्निशन। कॉग्निशन क्या है? ये वकूफ़ी यानी इदराकी चीज़ें, यानी जो आपके ब्रेन से, दिमाग से मुताल्लिक है। यानी इमोशन एंड कॉग्निशन आर अदर ईच, यानी ईच अदर, दोनों एक दूसरे से क्या हैं? इंटर ओवन विद, एक दूसरे के ऊपर एकदम डिपेंड करते हैं, यानी नॉट रिलेटेड। क्या इमोशन और कॉग्निशन आपस में इनका कोई रिलेशन नहीं, संबंध नहीं, ताल्लुक़ नहीं। कंप्लीटली सेपरेट यानी दूसरे से बिल्कुल एक दूसरे से अलग हैं, या इंडिपेंडेंट यानी दोनों अलग अलग हैं, यानी स्वतंत्र हैं, कोई दूसरे पे निर्भर नहीं है, कोई दूसरे पे मुनहसिर नहीं है। बताइए, तो इसमें पहला ऑप्शन यानी इंटर ओवन, इमोशन एंड कॉग्निशन। जैसे आपने देखा होगा किसी दिन आपका मूड ऑफ है, जैसे आप कुछ भी क्लास में हैं लेकिन आपका मूड ऑफ है, घर में सही नहीं चल रहा है, आपकी तबीयत नहीं अच्छी है, या आप किसी से लड़ाई करके बैठे हैं, तो उस दिन आपको कोई चीज़ पढ़ाया जाएगा तो क्या समझ में आएगा? इफ़ेक्ट करेगा। एक मर्तबा ऐसा है कि आप बिल्कुल फ्री माइंड है, जो कुछ बताया गया आपने सीख लिया। तो इमोशन एंड कॉग्निशन ये इंटर ओवन यानी इंटर डिपेंडेंट, एक दूसरे पर जो है क्या है, ये मुनहसिर करते हैं। बिल्कुल सही है। ठीक है, और इसी के साथ अक्सर या कोई एक फ़लसफ़ी हैं जिनका नाम है ज़ेज़ोंग करके आता है, वो कहते हैं कि दोनों सेपरेट है। अगर उनका नाम लेकर आया तो आप जाएंगे, नहीं तो सारे फ़लसफ़ियों ने यही माना है कि इमोशन कॉग्निशन एक दूसरे पे डिपेंड है, एक दूसरे से मुताल्लिक हैं, रिलेटेड हैं, कोई भी वर्ड आ जाए। ठीक है, मैंने मिसाल भी दिया, आप खुद ही महसूस करेंगे किसी दिन मूड ऑफ है, बहुत सी चीज़ें आपको समझ में नहीं आती। तो इस तरह से डिस्कस करके अगर हम लोग सीडीपी को पढ़ेंगे तो सीडीपी में 30 के 30 मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि इसके ज़रिए देखिए बहुत सारे ऑप्शन क्वेश्चन जो मैं आपका ग्रोथ डेवलपमेंट से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसी में हमने ये भी सीख लिया जेंडर से भी आपके क्वेश्चन आते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस से भी क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करके, कमेंट करके दोस्तों को, जो भी उर्दू और हिंदी मीडियम के हैं, जिनकी इंग्लिश थोड़ा सा वीक है, उनको आप अपने ग्रुप में शेयर कर दें ताकि वो इस टर्मिनोलॉजी को, इस कंसेप्ट को समझ सकें। तो और इसी के साथ अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। निज़ाम अकेडमी 22 करके टेलीग्राम चैनल है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक करके जुड़ जाएं, वहाँ आपको इसकी PDF दे दी जाएगी, और इसी के साथ वीडियो की लिंक भी वहाँ से आप दस्तयाब कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। जाते जाते लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए, बस आज के क्लास में इतना ही। अगली क्लास में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अच्छे से तैयारी कीजिए, इंशाल्लाह इस साल आपका सीटेट ज़रूर निकलेगा। चलिए।